हेलो दोस्तों। आज ये हम लोगों की झारखंड ज्योग्राफी की 16वीं क्लास है और इससे पहले हम लोगों ने 15 क्लास कर चुका है और ये आज हम लोगों की अंतिम क्लास होगी। जो मैंने आपको बोला था कि हम लोग एक वन से रिलेटेड क्लास को करेंगे, यानी फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में हमने बोला था, आईएफएसआर की रिपोर्ट के बारे में। उस रिपोर्ट को अभी नहीं करेंगे, वो जब अब अगली बार जो नई रिपोर्ट आएगी अब हम लोग उसको करेंगे। इसीलिए आज की ज्योग्राफी की क्लास के साथ मतलब ये हमारा लास्ट क्लास होगा और यहाँ से परीक्षा में आपको एक प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग आज की क्लास के बाद हम लोग इतिहास की ओर बढ़ेंगे और इतिहास की पहली क्लास हम लोग कल से शुरू करेंगे और इतिहास को शुरू करेंगे। और इतिहास के साथ ही अब हम लोग विविध के कुछ चैप्टर्स, विविध में जैसे कि आप समझिए मतलब झारखंड के जो कला चित्र हैं और फिर जो नाट्य कला है, इन सभी चीज़ों को हम लोग एक क्लास विविध के और एक इतिहास की, अब हम लोग दोनों क्लासेस को शुरू करेंगे उस समय साथ में। और आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम उसके बाद आगे की प्लानिंग को आपको बताते हैं। चलिए, आज की क्लास जो है ये झारखंड में वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने, झारखंड के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य। यहाँ से आपको एक प्रश्न आपको झारखंड के हर एग्जाम में दिखेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इसके बिना आपकी तैयारी हो ही नहीं सकती है, कंप्लीट एग्जाम आपका इसके बिना, इस टॉपिक के बिना तो हो ही नहीं पाएगा। ये देखिए, हम लोग पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है, यानी एक नेशनल पार्क है और 11 वन्य जीव अभयारण्य है। मतलब 11 जो है ये वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या 11 है। 11 कितने हैं? 11 वन्य जीव अभयारण्य है और एक राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यानों में सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है बेतला नेशनल पार्क, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ये लातेहार में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? लातेहार में। और ये बाघों से संबंधित है, मतलब बाघ संरक्षण यहाँ पे किया जाता है। और अभी वर्तमान में जब ये मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब की जो नई डाटा आई थी, जो 2000 मतलब जो पिछले 2023 में जो नई डाटा आई थी, उस समय यहाँ पे सिर्फ एक ही बाघ थे यहाँ पे बचे हुए। और उसके बाद अब तक मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए झारखंड में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बाघ है जो कि यहाँ पर है, बेतला नेशनल पार्क में एक बाघ है। एक बाघ कहाँ पे है? बेतला नेशनल पार्क में। अब देखिए, जब विश्व में बाघों की जब गणना की गई थी, मतलब बाघों की जब जनगणना की गई थी विश्व में, तब सबसे पहले यहीं पर की गई थी भारत में। भारत के कहाँ पे? बेतला नेशनल पार्क में सबसे पहले 1932 ईस्वी में बाघों की गणना की गई थी। अब देखिए महत्वपूर्ण ये क्यों बन जा रहा है कि बाघों की गणना आखिर क्यों की गई थी उस समय। तो देखिए, जो पिछले जमाने में मतलब जो राजा महाराजा थे, वो लोग शिकार करने के लिए ज्यादातर बाघ का ही शिकार करते थे और अपनी वीरता का बखान करते थे। फिर जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने भी बाघों का बहुत ही मतलब अत्यधिक मात्रा में शिकार किया। फिर एक समय ऐसा आ जाएगा, जो 20वीं सदी में एक समय ऐसा आएगा कि बाघ वगैरह विलुप्त होने की कगार में रहेगी, इनकी संख्या बहुत तेजी से घटने लगेगी। तब फिर इनके लिए संरक्षण के उपाय किए जाएंगे और उसी समय पहली बार बाघों की गणना की जाएगी। और जब विश्व में पहली बार बाघों की गणना की जाएगी तब भारत के झारखंड में बेतला नेशनल पार्क में पहली बार 1932 ईस्वी में इसकी गणना, बाघों की गणना की जाएगी। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि पहली बार बाघों की गणना कहाँ पे की गई थी? बेतला नेशनल पार्क में। कब की गई थी? 1932 में। ये पॉइंट्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। और देखिए, यहाँ पे 11 वन्य जीव अभयारण्य है। वन्य जीव अभयारण्यों में 11 इनकी संख्या है। और देखिए, बाघ से एक संबंधित रिपोर्ट मतलब आपको और बता दे रहा हूँ। जैसे भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। क्या आजादी के समय भी बाघ ही था? आपको ये चीज बहुत मतलब पॉइंट्स आपको समझना है। देखिए, जब भारत आजाद हो रहा था तो आजादी के समय भारत का जो राष्ट्रीय पशु था वो शेर है। वो उस समय भारत का राष्ट्रीय पशु शेर रहता है। लेकिन जब टाइगर प्रोजेक्ट, देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, टाइगर प्रोजेक्ट जब आता है 1973 में, देखिए टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में जब आता है भारत में टाइगर प्रोजेक्ट। इसके तहत बाघों का संरक्षण और इनका नियमन पे ध्यान दिया जाता है और बाघों की संख्या पे बढ़ाने पे ध्यान दी जाती है। तब इसी टाइगर प्रोजेक्ट के तहत झारखंड का जो राष्ट्रीय पशु मतलब भारत का जो राष्ट्रीय पशु शेर रहता है, शेर को डिस्प्लेस करके और बाघ को बनाया जाता है। बाघ को राष्ट्रीय पशु कब बनाया गया? आपसे अगर एक प्रश्न बनता है तो 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। और आजादी के समय में भारत का मतलब राष्ट्रीय पशु कौन सा था? तो वो शेर रहता है, ना कि बाघ।
आप ये पॉइंट याद रखिए। देखिए ये सब पॉइंट बहुत से लोगों को पता नहीं रहता, लेकिन मैंने आपसे पहले ही प्रॉमिस किया है कि मैं आपकी तैयारी को इस लेवल से करूंगा कि आप जब जब पीसीएस का भी एग्जाम दीजिएगा, जैसे आप जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी और फिर आप अदर स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन को भी आप दीजिएगा, तो आपसे प्रश्न ना छूटे। मैं इस तरह से कुछ क्लास लेने वाला हूँ, इसलिए मुझे क्लास लेने में ज़्यादा समय लगता है। आप देखते होंगे कि मेरे पास बोर्ड में कम कंटेंट रहता है, लेकिन जितना जगह रहता है मैं उतना में पूरा भर ही देता हूँ और आपको भी सारा रिपोर्ट वगैरह बताता चलता हूँ। तो आपको मैंने बताया क्या, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में चले थे और फिर इसी के तहत क्या भारत का जो राष्ट्र पशु है उसको उसमें परिवर्तन किया जाता है, शेर की जगह पे बाघ को स्थापित किया जाता है। और फिर देखिए अब हम लोग झारखंड के जो वन्य जीव अभ्यारण्य 11 है, हम लोग इसे एक बार सीधा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं और फिर हम इससे भी संबंधित जितने महत्वपूर्ण पॉइंट आएंगे वो सबको हम आपको बताते चलेंगे। पलामू अभ्यारण्य कहाँ पे है, लातेहार में है, ना कि पलामू में। आप ये पॉइंट याद रखेगा, पलामू अभ्यारण्य कहाँ पे है, लातेहार में। और जब हम इतिहास में आएंगे तो हम आपको बताएंगे नागवंशियों के जो यहाँ पे जो महल रहते हैं उनसे भी संबंधित ये पॉइंट फिर उस समय भी बनेंगे, तो हम इसको उस समय आपको क्लियर करेंगे। जब हम झारखंड का इतिहास पढ़ाएंगे आपको, तब हम ये पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो देखिए आप पलामू अभ्यारण्य कहाँ पे है, लातेहार में, ना कि पलामू में। ये बात आप याद रखिएगा। बहुत सारी किताबों में इसका लोकेशन पलामू में दिया हुआ है, लेकिन पलामू में नहीं है। ये चीज आपको एकदम याद ही रखना है, क्योंकि जब लातेहार बना तब ये पलामू से अलग होकर बना था और यही अभ्यारण्य पलामू के नाम से था, जो कि लातेहार जिले में आ जाता है। जिला से संबंधित हम लेकर आएंगे, जब पॉलिटी शुरू करेंगे तो हम आपको बताएंगे झारखंड में जिलों का गठन, उस समय पूरा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए पलामू अभ्यारण्य कहाँ पे है, लातेहार में, और ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। कोई अगर आपसे पूछेगा सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो पलामू अभ्यारण्य सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। कितना किलोमीटर स्क्वायर है, तो 794 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और देखिए आपको स्क्वायर मतलब डाटा याद नहीं रखना कि कौन सा कितना किलोमीटर है, ये याद नहीं रखना, लेकिन आपको ये डेट जरूर याद रखना, 1972 में। इसकी स्थापना कब की गई, पलामू अभ्यारण्य की, 1972 में। हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। हम ये एक बार 11वां आपको बता देते, उसके बाद हम आपको ट्रिक भी बताएंगे याद करने के। देखिए हजारीबाग अभ्यारण्य, हजारीबाग में ही, आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसमें हजारीबाग में ही है, 1976। पलामू मतलब महुआ टांड़ भेड़िया अभ्यारण्य, ये जो महुआ टांड़ भेड़िया अभ्यारण्य है ये भी लातेहार में है, 1976। ठीक है, दालमा अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम में है, 1976। और देखिए ये जो दालमा अभ्यारण्य से प्रश्न जो है ना, ये अभी जो जेएसएससी सीजीएल के जो पेपर हुए थे 28 जनवरी को, मैं ये बात बार बार रिपीट करता चलता हूँ, उसमें ये प्रश्न सीधा आया था कि दालमा अभ्यारण्य कहाँ पे है। तो आपको याद रखना है, ये ऐसे ही प्रश्न बनेंगे आपसे एग्जाम में, सीधा मतलब दिया हुआ रहेगा पर अभ्यारण्य का नाम और उसका लोकेशन दिया हुआ रहेगा। तो आप देखिए दालमा अभ्यारण्य कहाँ पे है, लातेहार, ये पूर्वी सिंहभूम में है, पूर्वी सिंहभूम में, 1976। ठीक है, और देखिए गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पे है, कोडरमा में। तो याद रखना है क्या आपको, गौतम बुद्ध कहाँ पे है, कोडरमा में। और फिर देखिए लवालोंग, लवालोंग कहाँ पे है, चतरा में। लवालोंग अभ्यारण्य कहाँ पे, चतरा में। ठीक है, 1978 में। और उसके बाद फिर तोपचाची अभ्यारण्य 1978 में। देखिए हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा मतलब आपको लग रहा होगा लैंग्वेज से क्या होता है कि थोड़ी सी गड़बड़ होती है, मतलब ये गिनतियों को हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करने में, इसलिए मैं कहीं कहीं जहाँ पे लगता है मैं उसी तरह आप भी याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ऐसे भी तो वहाँ पे आपको टिक ही लगाना है जाने के बाद एग्जाम में, बेन है कि आपका कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर होना चाहिए। 1978 में लवालोंग, तोपचाची भी 1978 में। तोपचाची कहाँ पे है, धनबाद में। और ये हीरक पहाड़ है यहाँ पे, और वहाँ पर एक डैम बना हुआ है, बहुत बड़ा बांध है, उसी से पानी सप्लाई की जाती है उस वहाँ के एरिया में। और फिर देखिए पारसनाथ, हमने कल भी पारसनाथ के बारे में आपको बताया था कि इसकी पहाड़ी कितनी ऊंचाई है, 1365 मीटर। ये आपको एकदम याद रखना है, पेपर में ये डायरेक्ट वर्ड आता है। और ये कहाँ पे है, गिरिडीह में है। हमने आपको बताया था यहाँ पे 20 तीर्थंकर जो थे इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, और 1981 ईस्वी में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया पारसनाथ को। और फिर देखिए कोडरमा में एक और अभ्यारण्य है जिसका नाम है कोडरमा अभ्यारण्य। तो कोडरमा में कितने, दो, एक गौतम बुद्ध और एक कोडरमा अभ्यारण्य। इसकी स्थापना कोडरमा अभ्यारण्य 1985 में, गौतम बुद्ध 1976 में। ठीक है, और देखिए पालकोट अभ्यारण्य, पालकोट अभ्यारण्य कहाँ पे है, गुमला में। और यहाँ पे पालकोट अभ्यारण्य कहाँ पे, गुमला में। और हमने गुमला से रिलेटेड आपको कुछ बताए भी थे जो रामायण से रिलेटेड थे। हमने बताया आपको बाली और सुग्रीव का यहाँ पे राजधानी भी माना जाता है और उनका किला भी यहाँ पे पाए गए हैं।
ठीक है, उनके किला भी यहाँ पे पाए गए हैं गुमला में। और हम लोग गुमला के बारे में और चर्चा करेंगे, जब हम लोग आएंगे, हम लोग पॉलिटी में आएंगे तो हम लोग डिटेल में पूरा चर्चा करेंगे इसमें, इतिहास में और भी डिटेल में। यहाँ पे जो पालकोट है, यहाँ पे नागवंशियों के द्वारा किला बनाया जाएगा, ये सब भी हम लोग याद में रखेंगे। पालकोट का किला कहाँ पे है, ये सब आपको बनेंगे प्रश्न, सीधे प्रश्न बनेंगे इतिहास में। देखिए उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य, अब पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पे एक कितना कहाँ पे है, साहेबगंज में, पक्षी अभ्यारण्य साहेबगंज में। देखिए पक्षी अभ्यारण्य का जो महत्व होता है ना, यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि जब देखिए साइबेरिया में जब अत्यधिक ठंडी पड़ती है, देखिए आपको हम ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे कि किस प्रकार से सूर्य का उत्तरायण होता है, किस प्रकार दक्षिणायन होता है, किस प्रकार भारत में ठंडी पड़ती है। फिर उसी तरह से आप नॉर्वे की तरफ जाइएगा तो वहाँ पे 6-6 महीने तक मतलब सूर्य का उदय नहीं होता है। ये सब टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे वहाँ पे जाने के बाद। तो होता क्या, जब उस क्षेत्र में ना साइबेरिया मतलब रूस का वो प्रांत, मतलब जो रूस का वो प्रांत जो कि एशिया का भाग है। रूस आपको 2 देशों में विभाजित है, रूस एशिया में भी है और यूरोप में भी। तो रूस का जो भाग एशिया में पड़ता है उसे यूरेशिया का नाम दिया जाता है, या साइबेरिया बुलाया जाता है उसे, साइबेरिया। तो वहाँ के जो पक्षी हैं, तो अत्यधिक ठंड जब पड़ती है वहाँ पे, तो वहाँ के जो पक्षी है वो सब हजारों किलोमीटर दूरी का सफर करके झारखंड के विभिन्न अभ्यारण्यों में चले जाते हैं, जिसमें से आपका केवलादेव अभ्यारण्य, केवलादेव जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में, वहाँ पे आते हैं। फिर आप देखिएगा इलाहाबाद में जो गंगा नदी है संगम के पास, वहाँ पे बहुत सारी साइबेरियन क्रेन आती है। फिर उसके बाद इसी तरह गंगा नदी में बहुत सारी साइबेरियन क्रेन आती है। और फिर जो ये जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होता है, आप जनवरी में देखिएगा, जैसे ही टेम्परेचर थोड़ी सी इंक्रीज होती है जनवरी, फिर हल्की सी फरवरी में, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, तो आप देखिए इन सभी पक्षियों का वापस फिर पलायन हो जाता है अपने निवास स्थान में। तो इसीलिए ये सब पक्षी अभ्यारण्य महत्वपूर्ण रहते हैं, जो कि जो विदेशों के आए हुए पक्षियों को संरक्षण देते हैं, और इन्हीं को संरक्षण करने का काम करता है यह पक्षी अभ्यारण्य। और इन सभी पक्षियों को मारने पर ना दंड भी है, दंड का भी प्रावधान किया गया है। और देखिए अब हम लोग जैविक उद्यानों के बारे में बात कर ले, तो जैविक उद्यान का मतलब आप सीधा समझिए, जो आप चिड़ियाघर को देखते हैं, जो आप चिड़ियाघर में जाकर देखते हैं ना, उसी को आप सीधा मतलब एक वर्ड में याद रखिए कि जैविक उद्यान वही है। जैसे कि देखिए बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कहाँ पे, रांची में है। ये डेट आपको याद नहीं रखना है, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ आपको। बिरसा जैविक उद्यान कहाँ पे है, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान रांची में है, 1994, इसको याद आपको नहीं रखना है, ठीक है। और ये ओरमांझी में है, रांची के ओरमांझी में। और हमने आपको बताया था यहाँ पे गोतल सूद मतलब वो डैम है, जो झारखंड का सबसे बड़ा डैम है। और फिर हमने आपको एक और बताया था क्या, कि यहाँ पे बटरफ्लाई, मतलब ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई जोन यहाँ पे बनाया जा रहा है। वहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो मतलब होती है ना कीट, वो वहाँ पे निवास करेंगे, इसके लिए वो बनाया जा रहा है। और उसके बाद देखिए जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, ये बोकारो में है, सेल के द्वारा इसे बनाया गया था। हमने आपको बताया था कि सेल की स्थापना कब की गई थी, बोकारो में जो स्टील प्लांट है उसकी स्थापना कब की गई थी, उत्पादन कब किए गए थे, ये सब हमने आपको बताया। रसिया की सहायता से बनाया गया था। A to Z उससे जितने प्रश्न बनने थे वो सब हमने आपको बताया था। और देखिए ये जो है ये बोकारो में है, और ये सबसे बड़ा है, जो बोकारो वाला है ना ये जैविक उद्यान, ये सबसे बड़ा है, झारखंड का सबसे बड़ा मतलब जैविक उद्यान है, भारत का नहीं है, झारखंड का ये सबसे बड़ा है। भारत का तो कोलकाता में है। और फिर देखिए बिरसा मृग अभ्यारण्य, मतलब जो हिरण अभ्यारण्य है, ये है कहाँ पे, कालामाटी रांची, ये रांची में है, ठीक है। और देखिए मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, रुक्का, रांची में, और जिसको IUCN के द्वारा स्थापित किया गया। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आता है, IUCN आखिर है क्या। तो देखिए IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यूनियन, देखिए इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय का एक संघ है, जो कि मतलब आप इंग्लिश में इसे याद रखिए, वही बेहतर है, क्योंकि मैं भी आप जब एग्जाम में आपको जब अगर मिलेगा तो आप इंग्लिश में ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहिएगा। देखिए IUCN का मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। और इसका जो कार्य होता है ना, इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। और ये जो है ना, ये अपना एक लिस्ट जारी करता है, और ये लिस्ट जारी करने की परंपरा इन्होंने शुरू की थी 1963 से। और इनका जो लिस्ट होता है उसे रेड डाटा लिस्ट बोला जाता है, रेड डाटा बुक, ठीक है। ये रेड डाटा बुक है जो IUCN के द्वारा जारी किया था। और IUCN का हमने बताया आपको कहाँ पे है, हेड ऑफिस फ्रांस में। हम आपको लिख देते हैं यहाँ पे फ्रांस, ये देखिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है, आप समझ जाइएगा कि हमने यहाँ पे ये फ्रांस लिखा हुआ है, ठीक है।
मिटा के थोड़ा सा अच्छा से ही लिख देते हैं। फ्रांस में इसकी स्थापना कब की गई थी? 1948 में। और रेड डाटा बुक कब से इन्होंने जारी करना शुरू किए? तो इन्होंने जारी किया गया 1963 से। ठीक है, आपको ये सारे डेट याद नहीं रखने हैं, ठीक है, सारे डेट आपको याद नहीं रखना है। रेड डाटा बुक इन्होंने जारी करना शुरू किया 1963 से, और इसमें नौ प्रकार के कैटेगरी में बांटा जाता है। 9 कैटेगरी में रखा गया है कि कौन सा सुभेद्य मतलब कौन सा भारी मात्रा में पशु पाए जाते हैं, कौन सी कम मात्रा में है, कौन सी विलुप्त हो गई, कौन विलुप्ति के कगार में है, इंडेंजर्ड, डेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इस तरह के श्रेणियों में इसे यहाँ पे विभाजित किया गया। और ये 9 श्रेणी में विभाजित होते हैं। ये जो है ना, ये 9 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। आपसे अगर IUCN से अगर संबंधित प्रश्न आएंगे तो एक आएगा क्या कि ये कहाँ पे इसका हेड ऑफिस है? तो फ्रांस में। फ्रांस के कहाँ पे? पेरिस में है। फ्रांस के पेरिस में। और पेरिस में एक और है, यूनेस्को का मुख्यालय है वो भी पेरिस में है। और IUCN का भी फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है, और वहां की मुद्रा फ्रैंक है। ठीक है, और देखिए रेड डाटा बुक में 9 सूची होती है, और आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा कि रेड डाटा बुक को प्रकाशित कौन करता है? तो वो IUCN के द्वारा किया था। और इसमें जो रेड डाटा बुक है ना, यहाँ पर पशु और पादप मतलब कि जो प्लांट्स हैं वो दोनों शामिल होते हैं, पशु और पादप। मैं यहाँ पे दोनों लिख दे रहा हूँ। जितने भी पशु हैं, जैसे कि गिद्ध वगैरह, जो पशु में नहीं मतलब जीव, आप वन्य जीव लिख देते हैं, जिसमें पशु पक्षी भी आ जाएंगे, है ना, वन्य जीव मैं लिख दे रहा हूँ। और पादप आ जाएंगे। पादप में सारे प्रकार के पादप जो कि मतलब इंडेंजर्ड की श्रेणी में रहते हैं, डेंजर्ड की श्रेणी में रहते हैं, उनकी ये सूची जारी करता है। और फिर सरकार उसमें उसके संरक्षण में मतलब काम करती है। यहाँ से आपको ये चीजें याद रखना है। जैसे भारत में पाई जाने वाली गिद्ध का जब पलायन अचानक से शुरुआत हो, अचानक क्या होता है ना, 1990 के दशक में गाय को मतलब जो बीमारी से बचाने के लिए एक दवा दी जाती थी, डाइक्लोफिनोल। वो दवा खाने के कारण होता क्या था कि उनके गले में मतलब जो होती है ना, मतलब जो गाय थी, गाय के शरीर में गांठ बनती जाती थी उस दवा के कारण। और जब वो दवा, और जब गिद्ध उसे खाते थे तो गिद्ध उसे खाने के बाद गिद्ध के गर्दन में उसकी गांठ बन जाती थी, और जिस कारण से गिद्ध की मृत्यु होने लगी। और ये 90 के दशक से अचानक से ये तेजी से गिरने लगी। और आज भारत में गिद्ध की ऐसी हो गई है कि वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है गिद्ध को। और अब देखिएगा आपकी झारखंड में भी उससे संबंधित एक गिद्ध प्रजनन केंद्र खोले गए हैं, बिहार में भी खोले गए हैं, उत्तर प्रदेश में भी खोले गए हैं। तो ये उन्हीं के देन है, ये IUCN की ही देन है कि उन्होंने रेड डाटा सूची बताया ये काम इस पे है। तो आपने आपको बताया गिद्ध के, देखिए एक प्रश्न सीधा बनता है, गिद्ध के विलुप्ति का मेन कारण क्या था? डाइक्लोफिनोल दवा। डाइक्लोफिनोल जो दवा थी, जिस कारण से ही गिद्ध का मतलब यहाँ से मतलब गिद्ध का जो है उसकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण डाइक्लोफिनोल दवा थी। ये बात आपको याद रखना है। वो गाय वगैरह मतलब मवेशी को दी जाती थी ताकि उसकी तबीयत वगैरह जब खराब होती थी, सर्दी में तो भी वो एक दवा काम कर जाती थी। जैसे कि आज के दौर पे एक दवा चलती है जिसको क्या नाम तो बोला जाता है, एंटीबायोटिक। आप समझिए उसी तरह से वो दवा थी। एंटीबायोटिक देखिए आप, हर लोग बुखार हुआ एक एंटीबायोटिक के साथ एंटीबायोटिक खा लिए, उसके साथ बुखार की दवा एक पैरासीटामोल खा लिए। इसी तरह से देखिएगा कुछ भी होता है तो एक एंटीबायोटिक खाया जाता है। उसी तरह वो समझिए एक प्रकार का एंटीबायोटिक ही था जिसको खिलाया गया पशुओं को कि उनकी तबीयत खराब ना हो। और जब उसे खिलाया गया तो उसके दुष्प्रभाव क्या हुए? जब गिद्ध ने खाया तो गिद्ध की मृत्यु हो गई। अब लोगों को सुनने में ये चीज बड़ा खराब लगता है कि यार गिद्ध पशु को खा लेता है। यही नेचर है। देखिए नेचर यही है जहाँ पे हर पशुओं का एक खाद्य श्रृंखला बना हुआ है, जिसमें हर पशु अपने अपने योग्य के सामान को मतलब अपने अपने योग्य से संबंधित चीजों को खाते हैं। और देखिए अगर पशु नहीं होते हैं ना, हम आपको ना जब मतलब इनकी क्लास लेंगे ना इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की, तो बहुत अच्छे विस्तार से लेंगे। इसमें पूरी खाद्य श्रृंखला को आपको बताएंगे किस प्रकार से आखिर कुत्तों की संख्या में जब ज्यादा वृद्धि हो रही है तो वो समाज में कितना दुष्प्रभाव देगा। हम इस तरह से आपको बता रहे हैं हम आपको कि आपकी तैयारी इतनी स्ट्रांग हम कर देंगे, बस आप बने रहिए और हमारे अंतिम क्लासेस तक आप बने रहिएगा। देखिए आपकी तैयारी कहाँ तक जाती है। फिर हम आपकी तैयारी ऐसी रहेगी ना कि आप पेपर में जाने के बाद एग्जाम में आप धुआं करके आइएगा, ऐसी तैयारी रहेगी आपकी। जब देखिए मतलब जैसे मवेशी मरे, उसके बाद गिद्ध ने खाया, गिद्ध की मृत्यु हो गई। इससे हुआ क्या? गिद्ध मरते चले गए, प्रदूषण अधिक फैलने लगा। आप समझिए चीजों को, जैविक चीजें ज्यादा बढ़ने लगी, वायरस वगैरह का ज्यादा उत्पन्न होने लगा, उत्पत्ति अधिक होने लगी।
यही सब कारण रहता है कि एक चीज को आप अगर जैसे डिसमैच कीजिएगा तो अगली चीज की वृद्धि हो जाती है। जैसे कि 1960 के दशक में चाइना में क्या किया जाएगा ना कि जब वहाँ पे खेती की जाएगी तो वहाँ पे जो चिड़िया होता है ना, चिड़िया जो जिसको हम लोग आमतौर पे चिड़िया ही बोलते हैं झारखंड में, झारखंड में क्या पूरे भारत में चिड़िया गोरैया यही सब बोला जाता है, जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं। अब वो क्या करती है कि वो धान वगैरह खेत में जाती है, थोड़ा बहुत धान खाती है, धान के साथ वो कीड़े को भी खाती है। चाइना में क्या किया जाएगा, उसको मारने के ऊपर एक मिशन लाया जाएगा, लोग ढोल बजा बजा के उसे उड़ा उड़ा के मारेंगे। क्या होता था, जैसे ही वो चिड़िया का झुंड आता था खेत में, लोग ढोल बजा देते थे, वो बेचारी डर से भाग जाती थी। सब जगह ऐसे ही होता था, जैसे ही वो उतरने वाली रहती थी ढोल बजाते थे, लोग भाग जाती थी। फिर वो हाफते हाफते, सोचिए पक्षी उड़ रही है आकाश में, हाफने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती थी गिरने से। और ऐसी प्रक्रिया चली, 1 साल 2 साल चली। उसके बाद हुआ क्या कि वहाँ के खेतों में ना जो कीट पाए जाते हैं, कीट कीट मतलब आप समझिए क्या कि जो मतलब वो जो नहीं खेतों में जो आते हैं और आके जो मतलब कीट जो कि मतलब आके खेत में जो आते हैं और आके मतलब ये हमारी फसलों को जो बर्बाद करती है, जो खा जाती है, उसकी संख्या में अचानक कीटों की संख्या में वृद्धि हो गई, अचानक वृद्धि हो गई, क्योंकि चिड़िया थी नहीं, उसे मारा नहीं गया। फिर वो अचानक से तेजी से उसका खाना शुरू कर दी, और जब खाना वो शुरू की तो फिर पता चला क्या कि फसल में कमी पड़ गई, फसल कम हो गई। फसल कम होने के कारण क्या हुआ कि वहाँ पे अकाल की नौबत आने लगी, भूखमरी छाने लगी। यही होता है नेचर में, सभी चीजों का एक संतुलन बना हुआ, और मानव हर संतुलन को बिगाड़ा है। आपको ये चीज समझना पड़ेगा। इसके दोषी जितना आप हैं उतना हम भी हैं, और उतने संसार के हर लोग हैं जो कि नेचर को ध्यान पे नहीं रखते हैं। इसके दोषी सब कोई हैं, और इसका परिणाम भी एक ना एक दिन सबको भोगना पड़ेगा। मैं ये बात खुल के कहता हूँ, कैमरे के सामने कहता हूँ। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक ना एक दिन आपको जरूर एहसास होगा कि हम सब ने मिलकर इस नेचर को बर्बाद किया। जब हम आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ाएंगे तो आपको पूरी तरह से इन सभी परिस्थितियों से रूबरू कराएंगे। क्लासेस उस समय थोड़ी लंबी लंबी चलेगी, ऐसा चलेगा कि आप मेंस में भी जब आप किसी भी स्टेट का पीएससी का मेंस लिखिएगा ना, मतलब जेपीएससी का मेंस दीजिए, आप बीपीएससी का मेंस दीजिएगा, तो आपको आपकी हाथ रुकेगी नहीं। मैं आपकी तैयारी को इस तरह से करूँगा। अब देखिए, हमने आपको आईयूसीएन से संबंधित सारे चीजों को बता दिया। जो डेट याद नहीं रखने थे, हमने आपको बताया कि ये डेट आपको आईयूसीएन से नहीं याद रखना है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है। रेड डाटा बुक इसी के द्वारा जारी किया जाता है, और इससे ज्यादा संबंधित नहीं बनाए जाएंगे। अब देखिए, मगरमच्छ के बारे में वहां पे बता दिया हमने। और देखिए, दारमा से रिलेटेड एक और चीज है। दारमा वन्य जीव अभ्यारण्य में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत यहीं से की गई। अब एक संबंध होता है कि एलिफेंट मतलब वो हाथी प्रोजेक्ट है। ये हाथी प्रोजेक्ट आखिर आया कहाँ से, कब? तो हाथी प्रोजेक्ट आप लिख लीजिएगा। हाथी, मैं यहाँ पे प्रो कर दे रहा हूं। हाथी प्रोजेक्ट 1992 में आया, ठीक है। 1992 में हाथी प्रोजेक्ट आया। हाथी प्रोजेक्ट 1992 में आया, और यहाँ पे क्या किया गया ना कि हाथियों के संरक्षण में ध्यान दिया गया, हाथियों को बढ़ाने में ध्यान दिया गया। और इसकी शुरुआत दालमा से ही की जाएगी। दालमा कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम में, यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर देखिए, यहाँ पे ये डेट लिखा हुआ है 2001 में। इसे दालमा अभ्यारण्य को 2001 में हाथी प्रोजेक्ट मतलब इसे हाथी रिजर्व घोषित किया जाएगा। 2001 में इसे हाथी रिजर्व घोषित किया जाएगा। ये देखिए, थोड़ा सा मिट गया है, लेकिन कटा हुआ है, लेकिन आपको कटा हुआ नहीं मानना है इसे, ठीक है। तो 2001 में हाथी पहला मतलब ये झारखंड का पहला हाथी अभ्यारण्य इसी को घोषित किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे झारखंड में कुछ अन्य पार्क भी हैं। इसे कैंपा के द्वारा चलाया जाता है, झारखंड कैंपा के द्वारा। हम आपको बताएंगे, वो सब भी आगे चल के बताएंगे आपको। जब नीतियों को देखिए एक बार फिर से हमें लाना है। ये सारी नीतियां हुई नहीं है, जितनी इंपॉर्टेंट थी वो सब हुई है, और अभी 1-2 और नीति आएंगे जो वन से रिलेटेड जब हम पढ़ाएंगे आपको, तब उस समय 2-3 और नीतियों को बता देंगे। यहाँ पे झारखंड कैंपा के द्वारा इसे चलाया जाता है, CAMPA। मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ, झारखंड कैंपा CAMPA, ठीक है, झारखंड कैंपा। यहाँ पे देखिए, जुबली पार्क कहाँ पे है? जमशेदपुर में। दीनदयाल रांची में। देखिए, यहाँ पे ज्यादातर पार्क रांची में। सिद्धू कान्हू पार्क एक रांची में और एक दुमका में। सिद्धू कान्हू के बारे में हम बताएंगे, डिटेल चर्चा करेंगे। इनके डेट ऑफ बर्थ से लेकर इनकी मृत्यु तक की हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये झारखंड के बहुत बड़े नायक हैं। बिरसा मुंडा के बाद इनका नाम जरूर लिया जाता है। सिद्धू कान्हू पार्क कहाँ पे है? रांची में। एक पार्क रांची में है, और एक यही नाम से कहाँ पे है? दुमका में है। दुमका में, यहाँ पे भोगनाडी में। देखिए, जब हमको संथाल विद्रोह पढ़ाएंगे 1955-56 में जब किए जाएंगे संथाल विद्रोह, तब आपको बताएंगे कि दुमका के भोगना मतलब ये जो भोगनाडी है, संथाल परगना का क्षेत्र रहता है, वहां पर इन लोगों के द्वारा मीटिंग की जाती है, और वहीं से फिर संथाल मतलब 30 जून को मतलब ये संथाल विद्रोह का शुरुआत किया था, और उस दिन
हूल दिवस मनाया जाता है। और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ना सिद्धू का, मैं अभी भी लिख दूं अगर तो 1815, मतलब 1815। सिद्धू का 1815 है, कान्हू का 1820 है, चांद का 25 है, भैरव का 1935 है। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये सारे डेट्स बता रहा हूं मैं जिस तरह से मेरी तैयारी हम आप सबको देकर जाएंगे। देखिए, रांची में है सिद्धू कान्हू पार्क, कहाँ पे? रांची में। ऑक्सीजन पार्क कहाँ पे है? रांची में, है ना। और सिद्धू कान्हू पार्क एक दुमका में। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। टैगोर हिल, देखिए टैगोर हिल का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि जो मतलब इनके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो लिखी जाती है गीतांजलि, उनका एक अंश यहाँ पे लिखा जाता है टैगोर हिल में, रांची के, इसीलिए इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है। और फिर देखिए शहीद निर्मल महतो पार्क, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नज़र मेरे नज़र से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे? हजारीबाग में है। अम्बेडकर पार्क कहाँ पे है? सिल्ली, जो कि रांची में है। देखिए आपको एग्जाम सेंटर में सिल्ली मिलता है तो सही है, नहीं मिलता है तो रांची तो होगा ही आंसर, क्योंकि रांची जिला के अंदर है ये। अब देखिए राजमहल में जीवाश्म पार्क है। जीवाश्म पार्क क्या होते हैं? हम लोग क्लास काफ़ी ऑलरेडी लंबा हो चुकी है क्योंकि हमने IUCN में काफ़ी उलझ चुके थे, तो हम लोग जीवाश्म पार्क उस समय पढ़ेंगे जहाँ पर जैसे मृत जीव, जैसे कि आप समझ के चलिए ना, जब यहाँ पे डायनासोर थे, वो जब मरे, जिनकी हड्डियाँ वगैरह जो मिले जाते हैं, तो आज उनके लिए जो पार्क का स्थापना किया जाता है वो इसी के द्वारा किया जाता है। और इसकी स्थापना नेचर क्लब के द्वारा की गई थी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दो स्थापना किसके द्वारा? एक IUCN की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की स्थापना IUCN की सहायता से की जाएगी, और नेचर क्लब की सहायता से राजमहल जीवाश्म जो है अभ्यारण्य, ये साहेबगंज में, और इसकी स्थापना नेचर क्लब की तरफ से की जाएगी, इनकी सहायता से की जाएगी। तो ये दो पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। और हमने आपको बताया पार्क के बारे में, क्या बताया कि झारखंड कैंपा, ठीक है, जे का मतलब झारखंड कैंपा के द्वारा इसे चलाया जाता है, इसके द्वारा मैनेजमेंट किया जाता है। और नक्षत्र पार्क कहाँ पे है? तो वो भी रांची में है। नक्षत्र पार्क जो है, नक्षत्र पार्क, ये भी रांची में है। और देखिए तिलैया पश्चिम बिहार कहाँ पे है? कोडरमा में। हमने आपको बताया था तिलैया डैम किस में है? बराकर नदी में। 1953 में यहाँ पे पनबिजली बनाया गया, जो कि झारखंड का सबसे पहला पनबिजली है। ये भारत का सबसे पहला तिलैया पनबिजली नहीं है, ये झारखंड का है। भारत का भी हम बताएंगे, भारत का है वहाँ पे शिव समुद्रम में, शायद मैं शिव समुद्रम में ही शायद है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ये देखिए कोडरमा में है तिलैया पश्चिम बिहार कहाँ पे? कोडरमा में। हमने आपको बताया पक्षी अभ्यारण्य ज़्यादातर इन्हीं क्षेत्रों में आते हैं जहाँ पे पानी की मात्रा अधिक रहती है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है बाकी की जगह की तुलना में। मैं आपको बताऊंगा, ये सारे पॉइंट उस समय बताएंगे कि आखिर क्या कारण है कि सारे साइबेरियन क्रेन जो आते हैं वो पानी के इलाके में ही क्यों रहते हैं, क्यों नहीं पहाड़ी के क्षेत्र में चले जाते हैं, वो सब भी हम आपको बताएंगे। अब देखिए तेनू घाट कहाँ पे है? बोकारो में। तेनू घाट किस नदी में है? दामोदर नदी में है। और ये झारखंड का सबसे बड़ा ऑर्थर डैम है। तेनू घाट डैम जो है ये सबसे बड़ा, झारखंड का सबसे बड़ा ऑर्थर डैम, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये सबसे बड़ा आर्थर डैम, तेनू घाट डैम झारखंड का सबसे बड़ा आर्थर डैम है। आपको इसकी स्थापना से डेट याद नहीं रखना है, जिसका याद रखना है मैं उसे बार बार आपको बता देता हूँ, जिसका नहीं याद रखना मैं उसे ही बता देता हूँ। देखिए ईचागढ़ कहाँ पे है? ईचागढ़ पक्षी अभ्यारण्य सरायकेला खरसावां में। ईचागढ़ बांध भी हमने आपको बताया था, किसमें है? खरकई नदी में। खरकई नदी में क्या है? ईचागढ़ बांध है। और ये स्वर्ण रेखा परियोजना के तहत बनाई गई थी। स्वर्ण रेखा परियोजना हमने आपको बताया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत झारखंड में स्वर्ण रेखा परियोजना लाई जाती है। हमने आपको ये बात बताया था, इसके डेट भी बताए थे 1981-82 नहीं 82-83 बताए थे, 1982-83। और देखिए जितने डेट आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं मैं खुद बताता हूँ। और पता नहीं, देखिए मेरा भी घर झारखंड में ही है। झारखंड में मतलब क्या, मेरा घर चंद्रपुरा है। ठीक है, और चंद्रपुरा में भगवान जाने भैया ये पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है। बात है सीधी सीधी, ये चंद्रपुरा में जो पक्षी अभ्यारण्य है भगवान ही जाने, क्योंकि मैं चंद्रपुरा को अच्छे तरह से घुमा हूँ, देखा हूँ। मैं चंद्रपुरा में पला बड़ा और बड़ा हुआ हूँ, वहीं से मेरी पढ़ाई लिखाई सब हुई है। लेकिन ये चंद्रपुरा में कहाँ पे है मुझे भी नहीं पता है। पता नहीं, आप लोगों को अगर पता हो तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि अगर जब बताइएगा तो आप मुझे प्रॉपर लोकेशन देकर बताइएगा इसके बारे में। ठीक है। चंद्रपुरा में एक डैम भी है, वो डैम आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत छोटा डैम है, उससे केवल DVC अपने लिए पानी लेती है, वो महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है।
ठीक है। अब देखिए हमने आपको बताया था कि मैं इससे संबंधित आपको एक ट्रिक बता दूंगा जिससे सारे डेट आपको याद हो जाएंगे। देखिए पलामू अभ्यारण्य आपको याद रखना ही रखना है क्योंकि ये झारखंड का सबसे बड़ा है। इसकी स्थापना 1972 में की जाती है। ठीक है, बस एक हो गया। और देखिए हजारीबाग, महुआ टांड़, दालमा अभ्यारण्य और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। हजारीबाग में है, महुआ टांड़ कहाँ पे है, लातेहार में, और वो भी पलामू वाला भी कहाँ पे था, लातेहार में। ठीक है, दो हो गए। और देखिए जो ये है उसके बाद गौतम बुद्ध कोडरमा में है। देखिए 1976 है ना ये चारों। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हा मा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है गौतम, यहाँ पे लिखा हुआ दल, है ना दालमा। आपको सिर्फ 4 बार बोलना है, हम गौतम के दल में। हम किसके दल में हैं? अगर आप एक अहिंसक बनना चाहते हैं तो आपको गौतम बुद्ध के शरण में जाना पड़ेगा। आप किसके दल में जाइएगा? तो गौतम बुद्ध के दल में जाइएगा। आपको वही बोलना है कि हम गौतम के दल में, या तो गौतम बुद्ध के दल में। बस आपको ये बात पॉइंट याद हो जाएगा कि इन चारों की स्थापना 1976 में की गई है। हम गौतम के दल में, आप 3-4 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगी ये पॉइंट। ठीक है। और फिर देखिए लंबी चाची। देखिए लोगों के घर माना जाता है कि महिलाओं का हाइट थोड़ा सा पुरुषों की तुलना में कम रहती है, और ये डाटा भी सही है। लेकिन आपको किसी से कंपेयर नहीं करता है। कुछ तो अपवाद होते हैं जिनकी हाइट 6 फीट होती है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, लंबी चाची। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, ये जो टॉपिक्स जो अभी हमने छेड़ा है ना, इसमें हम लोग जो बायोलॉजी में चर्चा करेंगे पूरी तरह से, उसमें भी चर्चा करेंगे। देखिए तो चाची अब और लवालों, लंबी चाची आपको याद रखना है कब, 1978 दोनों याद हो गया। लवालों कहाँ पे है? चतरा में। तो चाची कहाँ पे है? धनबाद में। हीरक पहाड़ी यहीं पर है, तो चाची में। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं हीरक पहाड़ी। हीरक नहीं होता, हरिक होता है, हरिक पहाड़ी। हीरक, हरी या डायमंड बोलिए, सबसे अच्छा है डायमंड, लेकिन आपको हरिक पहाड़ी याद रखना है ना। और फिर देखिए यहाँ पे पारसनाथ गिरिडीह में 1981 में, इसको आप याद रख लीजिए। देखिए हमने 6 तो आपको ऐसे ही याद करा दिए। हम गौतम के दल में 1976, और फिर लंबी चाची 1978, 2 साल बाद। ठीक है। और फिर देखिए आपको एक उधवा झील के बारे में याद रखना है, कहाँ पे है? साहेबगंज में। इससे डेट कभी नहीं आया और ना ही तो कभी आने की संभावना है। और एक पालकोट के बारे में है, तो पालकोट भी सिर्फ गुमला में, यही चीज आपको याद रखना है। और कोडरमा अभ्यारण्य जो है, इसके भी डेट आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जितने डेट महत्वपूर्ण रहते हैं मैं बता देता हूँ। पारसनाथ वाला का आप डेट भी याद रख लीजिए, क्योंकि पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आध्यात्मिक स्थल के रूप में भी ये मतलब महत्वपूर्ण है, और फिर प्राकृतिक स्थल से भी ये महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक स्थल से भी है। यहाँ पे ऐतिहासिक भी है आप समझिए तो, फिर यहाँ पे पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और फिर आप समझिए तो यहाँ पे मतलब ये अध्यात्म यानी धार्मिक रूप से भी ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम कहते हैं आपको कि पारसनाथ का डेट आप जरूर याद रख लीजिएगा, 1981। ऐसे भी अगर आप धार्मिक चीजों में किसी भी चीज पे आप चंदा दीजिएगा, तो वहां पे चंदा 0 डिजिट पे नहीं दी जाती है, 1 लगाकर ही दिया जाता है। 1 लगाकर हमेशा चंदा दिया जाता है, तो 1981 ऐसे याद होंगे। और साहेब लोग तो हमने आपको बताया था, जलेबिया पहाड़ी कहाँ है? साहेबगंज में। जो आपको हमने ट्रिक भी बताया था कि साहेब लोग क्या खाते हैं? जलेबी खाते हैं। आप बने रहिएगा, आपको सारी चीजें क्लास के ही साथ हम तैयार करवाते जाएंगे। और ये देखिए चारों हमने आपको बता दिया था उद्यान यानी कि जू के बारे में। जब हम लोग भारत में जब पढ़ेंगे ना वन्य जीव अभ्यारण्य, तो हम आपको बताएंगे कि इन साइटू क्या होता है, एक्स साइटू क्या होता है। ये 2 प्रकार होते हैं, जहाँ पे एक होता है स्वस्थानीय संरक्षण, एक होता है बहिर्स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण में क्या होता है ना कि आप कोई भी मतलब टाइगर है, मतलब ये जो दालमा बेतला है ना, ये स्वस्थानीय है। स्वस्थानीय इसलिए है क्योंकि देखिए वहां पर जो बाघ को रखने के लिए कोई सीमा नहीं बनाया गया है। बाघ जिस क्षेत्र में, बस उसी क्षेत्र का विकास कर दिया गया कि वो बाघ के लिए अनुकूल हो। लेकिन जब आप देखिएगा बहिर्स्थानीय में क्या होता है ना कि आप जैसे कि ये इन सभी पार्क में कहीं भी घूमने जाते हैं, आप बिरसा मुंडा पार्क में जाइएगा, नेहरू पार्क में जाइए आप, तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि एक बड़ा सा जाली लगा हुआ है, जाली के अंदर एक शेर घूम रहा है या एक बाघ घूम रही है। तो वो होता क्या है ना, बाहर से लाकर वहां पे रखा जाता है, तो इसीलिए इसे बहिर्स्थानीय बोला जाता है। और स्वस्थानीय का मतलब जहां पर उसका प्राकृतिक निवास पे उसका विकास किया जाता है। लेकिन स्वस्थानीय में क्या होता है, प्राकृतिक स्थान पे ही उसका निवास किया जाता है। और बहिर्स्थानीय में क्या होता है, उसे दूसरी जगह में लाकर उसका विकास किया जाता है, उसी को बहिर्स्थानीय बोला जाता है। और यहाँ पर देखिए एक पॉइंट शायद लग रहा है मुझे छूट रही है, जो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पार्क जैविक पार्क है, ये झारखंड का सबसे बड़ा। और यहाँ पे एक टॉय ट्रेन चलाई जाती है जो कि बच्चों के मनोरंजन के लिए है। ये प्रश्न शायद एक बार आया है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टॉय ट्रेन। आप समझ जाइए कि टॉय ट्रेन कहाँ पे है। तो टॉय ट्रेन आपका बोकारो में है। ठीक है, टॉय ट्रेन।
टॉय ट्रेन कहाँ में है, कहाँ पे चलती है, तो वो बोकारो में चलती है। बोकारो में कौन सा पार्क है, नेहरू पार्क। देखिए सारे वर्ड्स को आप मत याद रखिए कि इतने कैसे कैसे होंगे, नहीं, आपको केवल कीवर्ड्स याद रखना है, क्योंकि ताकि आप जाके एग्जाम में तुरंत आप क्वेश्चन देखिए और आप टिक लगा लीजिए। ठीक है, अब देखिए अब हमने मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बोला, इतना इतना याद रखने का आपका क्या मतलब है। मगरमच्छ प्रजनन कहाँ पे है, रुका रांची में। दालमा, दालमा, अब वो दालमा के बारे में बार बार नहीं पढ़ना, दालमा अभयारण्य कहाँ पे, नहीं, दालमा कहाँ पे है, तो सीधा आपको याद रखना है। कीवर्ड्स को सिर्फ आप पकड़ के चला कीजिए। हमने यहाँ पे आपको सारे पार्क बता दिए, जितने इंपॉर्टेंट थे वो सब बता दिए। हमने इनके जन्म से भी संबंधित बता दिया, और कुछ ऐतिहासिक चर्चा यहाँ पे भी कर ली है, ताकि जब इतिहास को हम पढ़ाएंगे तो आपकी एक गति बनी रहेगी, आप चीजों से रूबरू पहले से रहेंगे कि हाँ हमने ये सब चीज सुना है। इसीलिए मैं आपको आने वाले समय की चीज के पहले पढ़ा देता हूँ, कि थोड़ी थोड़ी सी आपकी लय बनी रहेगी उस समय। देखिए ऑक्सीजन पार्क रांची, ये सब हमने आपको बता दिया। निर्मल महतो पार्क इसलिए आपको बोल रहे हैं क्योंकि ये हजारीबाग में, बाद बाकी देखिए आप जितने पार्क हैं मैक्सिमम पार्क, सिद्धू कान्हू का तो जन्मस्थल ही मतलब संथाल परगना के क्षेत्र में रहा है, तो ये तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि ये दुमका रहा है। और ये शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग में, ये चीज आपको याद रखना है। अम्बेडकर पार्क, बाद बाकी देखिए आप रांची 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 है ना। जुबली पार्क केवल जमशेदपुर, बाद बाकी सारा रांची है। इसीलिए आपको हमने जो जिसमें जिसमें रेड टिक लगा दी है वो सब आप याद कर लीजिएगा, बाद बाकी सब आप रांची में लगा दीजिएगा। ऑक्सीजन पार्क सिद्धू कान्हू, दीनदयाल, टैगोर हिल, ये सब आप वहीं पे लगा लीजिए। नेचर क्लब के बारे में भी हमने बता दिया कि इसकी स्थापना वहीं इसके द्वारा की गई थी, तिलैया, और ये सब के बारे में भी हमने बता दिया है। तो आज की क्लास के साथ हम लोग ज्योग्राफी की क्लास को लगभग समाप्त करते हैं। पूरी तरह से नहीं होगा ये, लगभग समाप्त करते हैं। और जब इतिहास की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे तो हम लोग सीधी मॉडर्न इंडिया से पढ़ेंगे। झारखंड का पहले देखिए, हम झारखंड स्टेट को इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि झारखंड मेरा स्टेट है, और मेरा मानना है कि अगर किसी भी चीज की आप शुरुआत करते तो पहले आपकी शुरुआत आपके अपने घर से होनी चाहिए। अब लोगों को ये भी लगेगा कि ये तो क्षेत्रवाद की बात है, क्षेत्रवाद की बात नहीं है। अगर आप देखते होंगे जो भारत में स्वच्छ भारत अभियान चला, तो वो अभियान लोगों ने पहले अपने घरों को साफ करना शुरू किया। मेरा मानना है कि हर चीज की शुरुआत आप अपने घर से कीजिए। आप अगर अपने घर से चीजों की शुरुआत करते तो वो सबसे अच्छी शुरुआत मानी जाती है। इसीलिए हम झारखंड को पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर अब इसके बाद झारखंड में मॉडर्न इंडिया को पढ़ेंगे, मतलब जो आधुनिक भारत, मतलब आधुनिक झारखंड का इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग प्राचीन को पढ़ेंगे, फिर मध्यकालीन को पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद वहाँ की चीज़ों को समाप्त करके हम लोग पॉलिटी में चलेंगे। और पॉलिटी खत्म करने के बाद फिर हम लोग फिर ज्योग्राफी, मतलब भारत का ज्योग्राफी, और पहले विश्व का ज्योग्राफी फिर भारत का ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, ताकि उससे चीज़ों को आपको रिलेट मिलेगा। मेरे बगल होने के बाद आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मेरा चैनल देखिए, मैं आपको चैनल के बारे में जल्दी नहीं बताता हूँ, ठीक है। हमने चैनल को परमानेंट कर दिया है स्टडी विथ रंजन से, स्टडी विथ रंजन, स्टडी विथ रंजन के नाम से हमने चैनल को परमानेंट कर दिया है, ठीक है। आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप मेरे पे सिर्फ विश्वास रखिए, मैं आपकी तैयारी को इतना स्ट्रांग कर दूंगा कि लोग, जब आप किसी के पास कुछ आपने जब नोट्स को निकाल के बताइएगा, तो लोग आपके नोट्स को देखकर बोलेंगे कि आखिर ऐसा आपने पढ़ा कैसे है। मैं आपकी तैयारी को इतनी डीपली लेकर चलूंगा। मैं बता रहा हूँ कि IUCN ये सब के बारे में लोग नहीं पढ़ाते हैं। मैं भी झारखंड में रहा हूँ, रांची के क्षेत्र में मैं भी पढ़ा हूँ। ऐसा नहीं है कि रांची में हम नहीं, रांची में हम भी पढ़े हैं, लेकिन रांची ये सब में इतनी डीपली नहीं पढ़ाई जाती है। मैं ये बात खुल के कह देता हूँ। लोग सोचेंगे कि हमारा विरोध कर रहे हैं, विरोध हम नहीं कर रहे हैं। हम आपका कंप्लेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग अपनी शिक्षा व्यवस्था में सुधार कीजिए। और ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि लोग हमसे सीनियर हैं, एजेड हैं, उनके पास हमसे ज़्यादा अनुभव भी है। मैं उन सबों का सम्मान भी करता हूँ, और मैं अपने उस हर गुरु का जिसने मुझे कहा लिखने भी मुझे सिखाया, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। मैं विरोध नहीं करना चाहता हूँ किसी को, और ना ही मैं करता हूँ। लेकिन आपको मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि हाँ, हकीकत यही बात है कि लोग इतनी डीप डेप्थ नहीं पढ़ा पाते हैं। पढ़ा नहीं पाते हैं बात नहीं है, वो लोग पढ़ाते नहीं हैं। पाते जरूर हैं, क्योंकि वो बहुत सीनियर है हम लोगों से, और वो हम लोगों के गुरु रह चुके हैं। तो उन लोगों के आगे हम लोग की क्या ये कुछ बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता है। आप एक बार बढ़िया से नोट्स बना लीजिए, और जो जो मैं पॉइंट लिखता हूँ आप भी उसे इसी तरह से पॉइंट बना लिया कीजिए। जहाँ मैं इंपॉर्टेंट लिखता हूँ, देखिए नोट्स अगर आपकी एक बार बन जाती है ना, तो एग्जाम से पहले लोग उसी की तैयारी करते हैं, उसी को पढ़ते हैं लोग। हम लोगों ने भी देखिए, हम लोगों ने जब पढ़ा है, अभी भी मैं अपनी पढ़ाई को रखता हूँ, तो हम लोग वही चीज़ पढ़ते हैं जो कि हम लोगों ने नोट्स में बनाया, और उसी को अपडेट करते हैं। हम आपको बार बार बोलते हैं, लिखने के बाद आप नीचे में इतना स्पेस जरूर रखिए, 7-8 लाइन लिखने का, ताकि जैसे चीज़ों को अपडेट कीजिएगा। जैसे हम जब टाइगर को पढ़ाएंगे, टाइगर के बारे में जब हम लोग उसमें पढ़ेंगे, जब हम लोग पर्यावरण में पढ़ेंगे, तो बताएंगे भारत में टाइगर की संख्या अभी कितनी है, कितनी नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को आप उस समय तो
आखिर आपको कंपाइल करना पड़ेगा, इसीलिए बताते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।